हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, यहीं पे हूँ मैं। ऑडियो क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। सबके गुड इवनिंग तो मैंने ले ली है। आप सबके हाल कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड नाइट नहीं बोल सकते आप? अभी तो क्लास शुरू हुई है, शुरुआत में ही सुला दोगे क्या? हैं भाई, शुरुआत में ही सुला दोगे क्या? गुड इवनिंग वाले बच्चे भी ठीक हैं, गुड मॉर्निंग वाले भी ठीक हैं। दिन के किसी भी समय गुड मॉर्निंग भी चल सकती है, लेकिन गुड नाइट तो भाई बात खत्म करती है ना। अपनी बात तो अभी शुरू होने वाली है आज की रात की। तो गुड नाइट वाले बच्चे कृपया गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग लिखने का कष्ट उठाएं। हाँ जी लांबा साहब, आप रेगुलर हैं, मुझे भी पता है। मेरी भी हाय ले लो। यस हेलो। हाँ जी, मैं आ चुकी हूँ, आपके सामने हूँ। हम भी ठीक हैं, चलो अच्छी बात है, ठीक ही रहना चाहिए। आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ से तो फिट फाइन है। लेट मी चेक वंस। सब ओके है जी। अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ाओ, मेरे ख्याल से कुछ और सुनने के लिए आपने वॉल्यूम घटाया होगा, और कक्षा सुनते वक्त आप बढ़ाना भूल गए हैं। यमराज साहब, आपका तो नाम लेने में भी डर लग रहा है यमराज जी, आपकी दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। आज की क्लास में पटवारी की एग्जाम डिस्कस कर रही हूँ। जो नए बच्चे हैं उन्हें बता देती हूँ, बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स डिस्कस कर चुकी हूँ। इस चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और वेटिकन चैनल पर कंपाइल्ड अवेलेबल है। कंपाइल्ड का मतलब हर टाइप के 2 से 3 घंटे में सारी वीडियोस को एडिट करके इकट्ठा कर दिया, और आप सब एक साथ देख सको इसलिए। कल 6 बजे भी एक क्लास आएगी जिसमें 2021 में लिए गए हरियाणा सरकार द्वारा सभी एग्जाम्स को इकट्ठा कंपाइल करके डाल रही हूं। तो जो भी बच्चे हैं एक साथ सारी क्लास देखनी है तो कल 6 बजे वेटिकन चैनल चेक कर लेना। सारी की सारे क्वेश्चन इंग्लिश के एक साथ एक ही वीडियो में होंगे, ठीक है? हाँ जी पटवारी, पहले क्वेश्चन पे अब आ जाती हूँ। वैसे तो अमित ने आंसर दे दिया था, हालांकि वो गलत है। अमित कह रहा है वी वर ब्रॉट अप। ब्रॉट अप का मतलब होता है हमें पाला पोसा कहाँ गया है, पाल पोस के बड़ा किया गया है हमें। कहाँ पे? गांव में। एंड माई ग्रैंडफादर वॉज अ सिंपल। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि पीजेंट लिख दो। पीजेंट का मतलब किसान होता है बच्चों, ठीक है? तो हम सीधा कह सकते हैं मेरे फादर एक किसान थे। सिंपल किसान कहना तो कोई खास लॉजिक बनता नहीं है। एंड क्वाइट इलिटरेट, और वो अनपढ़ भी थे। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। वो कैब सीखना साथ के साथ, सॉरी अनपढ़ा बन गया ये तो। अनपढ़, ठीक है? ये वाले फीजेंट का मतलब होता है तितर। तितर मोर उड़ गए, ऐसा सुना है ना? प्लेजेंट का मतलब होता है सुखद, खुशनुमा, मजेदार। और मैन का मतलब होता है आदमी। ये लो, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड थे सारे बता दिए हैं। अब मैंने अमित के आंसर को गलत क्यों कहा है बेटा? ध्यान से देखो, मेरे फादर एक साधारण किसान थे ऐसा बोल दिया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो उस लॉजिक से अमित का आंसर एग्जैक्ट बनता है, एक्यूरेट बनता है। और आपकी जो आंसर की है उसमें भी पीजेंट ही है, ठीक है? तो आंसर जिस बच्चे ने दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चारों शब्दों के मीनिंग इसलिए बता दिए कि आप अपने हिसाब से भी जज करना सीख जाओ। बाकी यहाँ तो पक्का पक्का मेरे जो फादर थे वो एक साधारण किसान थे, और वो अनपढ़ भी थे साथ में। अगर पीजेंट ऑप्शन में नहीं होता तो हम मैन लेते, यानी ए और सी तो आ ही नहीं सकता था। ए और सी तो आ ही नहीं सकता था बच्चों। तो सही आंसर हमारा पीजेंट ही बन रहा है फिलहाल के क्वेश्चन को देखते हुए। मैंने इसे दूसरा क्वेश्चन समझ लिया था, इसलिए कह दिया कि भाई ये सही नहीं लग रहा, पर क्वेश्चन को पढ़ते हुए तो ठीक है। साधारण किसान और अनपढ़ बिल्कुल एकदम फिट बैठता है। तो पीजेंट यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा जा रहा है, मैन सही ऑप्शन नहीं जा रहा है। पीजेंट नहीं होता तो हम ले सकते थे मैन। बाकी पीजेंट आपका तितर है, ए ऑप्शन। प्लेजेंट का मतलब सुखद है। इलिटरेट का मतलब अनपढ़ है, ठीक है? अगर गवार कहना है तो रस्टिक शब्द होता है। अनपढ़ और गवार में फर्क होता है बेटा। गवार कहना है तो बारबरिक शब्द होता है। तो अनपढ़ और गवार में फर्क होता है। क्या फर्क होता है मैम? अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन व्यवहार उसको पता है। गवार उसको कहते हैं जो ना तो पढ़ा लिखा है ना जिसको कोई भी काम करने का ढंग आता हो। तो बेढंगे को क्लमजी भी कह देते हैं। बेढंगे को बेटा
क्लमजी भी कह देते हैं। सुरड़ा होता है ना अपनी भाषा में, हरियाणवी में सुगला सुरड़ा, दैट इज क्लमजी। तो क्लमजी, बारबरिक, बेढंगा, खाने पीने का तरीका नहीं है, व्यवहार नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, उसे गवार कहते हैं। और जो सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं होता ना, उसको अनपढ़ कहते हैं। तो अनपढ़ के लिए इलिटरेट होता है, और लिटरेट किसके लिए? पढ़े लिखे के लिए। गुड इवनिंग। 5 बजे तक वेट करा, पता नहीं क्या क्या लिखते हो। हाँ, बारबरिक स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक कर लो बस। हाँ जी, दिस क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है ही रिफ्यूज टू कोटो, या फिर इसको काउटाउ भी बोल देते हैं, ठीक है। या तो कोटो कह सकते हो या फिर काउटाउ। काउटाउ एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तो होती है काउटाउ। बड़ा फनी सा शब्द है। इसका मतलब होता है किसी के सामने झुकना, किसी को सलाम करना, किसी की बात मान लेना, किसी की बात पर सहमत हो जाना, किसी की बात पर एग्री हो जाना, इस सेंस में आता है काउटाउ। ऐसे ही सभी वर्ड की हिंदी लिख दिया करो, ठीक है बेटा, हिंदी लिख देंगे आज से। हाँ, एजुकेटेड पढ़ा लिखा होता है, लिटरेट भी पढ़ा लिखा होता है, अनएजुकेटेड अनपढ़ होता है, और इलिटरेट भी अनपढ़ होता है। सुधीर लाठर जी, बेटा इंग्लिश में करोगे तो बढ़िया रहेगा ना, ध्यान फिलहाल इंग्लिश में ले आओ। ओके मिस हरियाणवी, इच्छा है बेटा आपकी। यूट्यूब एक खुली दुकान है, जो जब आए जब आए, जब जाए जब जाए। सपोर्टिव, शाबाश शाबाश शाबाश। सबमिसिव, सबमिसिव दब्बू को कहते हैं बेटा। सपोर्टिव जो किसी की बात को मान ले और सपोर्ट कर दे, सबमिसिव दब्बू को कहते हैं। ये क्या नाम था? केक के बच्चा चला गया ऊपर, नाम नहीं पढ़ पाई मैं। सबमिसिव दब्बू को कहते हैं, दब्बू या डरपोक। सबमिसिव या तो दब्बू होता है या फिर डरपोक को कहते हैं सबमिसिव। हेल्पफुल मददगार को कहते हैं। अभी आपने कहा था हिंदी लिख दो, तो मैं कोशिश कर रही हूं लिखने की। डिफेंसिव जो विरोध करे उसको कहते हैं। अपने आप को बचाने के लिए विरोधी भावना को, लड़ाकू भावना को अपने अंदर पाल लेना, दैट इज डिफेंसिव। डिफेंसिव एटीट्यूड यानी बचाव का एटीट्यूड, बचाव का, लड़ाकू भी कह सकते हो, बचाव का एटीट्यूड या फिर लड़ाकू भी कह सकते हो। सपोर्टिव का मतलब सहायक, सपोर्टिव का मतलब सहायक, और सहायता आपकी वही करते हैं जो आपकी बात से सहमत हो। सहायता आपकी वही करते हैं जो आपकी बात से सहमत हो। मैं ठीक हूं नवदीप हुड्डा जी। हाँ, मीक, शाबाश बेटा, मैं नाम फिर रह गया इस बच्चे का। डब्बू के लिए ही आता है बेटा मीक भी। तो मीक और सबमिसिव एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा है, आप ध्यान दो। ही रिफ्यूज टू, उसने मना कर दिया है सरकार की बात मानने से। इस इशू पे उसने सरकार के हिसाब से चलने से मना कर दिया है। तो अगर हम वो सरकार से दब गया है कहें तो ये बात भी ठीक है, और उसने सरकार को सपोर्ट करने को मना कर दिया है तो ये बात भी ठीक है। यानी अगर काउटाउ का मीनिंग मुझे यहाँ पे लेना है तो ए और बी लगभग बराबर के लग रहे हैं बेटा। और जब इस तरीके से होता है तो बहुत बार मैं कहती हूँ एग्जामिनर्स ए को ले लेते हैं। बहुत बार आपके एग्जामिनर किसको ले लेते हैं? ए को। इंग्लिश में ना ये कंफ्यूजन रहता ही है, और इसीलिए बच्चों को इंग्लिश पसंद नहीं होती, दुश्मनी हो रखी होती है। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात है नहीं, थोड़ा सा क्लियर ही दिख रहा है कि वो सरकार से सहमत नहीं है, वो सरकार को इस मामले में सपोर्ट नहीं करेगा। तो सूट भी कर रहा है, सेंस के हिसाब से भी जा रहा है, लेकिन बराबर फिट होते हैं दोनों में, ये भी कह रही हूँ। बाकी काउ चाउ का सही मीनिंग होता है ये सैल्यूट, सलाम। तो सलाम वाली तो यहाँ कोई बात है ही नहीं ऑप्शंस में, है ना। तो जो थोड़ा बहुत भी ठीक लगेगा वो हमें ले लेना है, और वो हो गया आपका, दोनों बराबर हैं तो मैंने ए चूज कर लिया। नेक्स्ट बेटा ध्यान से देखो, इट वॉज अ पेरिलस जर्नी। पेरिल खतरनाक होता है, पेरिल का मतलब खतरनाक। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये हरियाणा के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में सॉल्व करा चुकी हूँ बेटा, बहुत सारे एग्जाम्स में करा चुकी हूँ पेरिल शब्द। तो पेरिल डेंजर, खतरा, पेरिल डेंजर या खतरा, हमें सिनोनिम बताना है। तो थ्रिल का मतलब तो रोमांचक होता है, थ्रिल का मतलब क्या है बेटा? रोमांचक। टायरिंग का मतलब थकाने वाला, टायरिंग का क्या मतलब है बेटा? थकाने वाला। डेडली का मतलब घातक होता है, घातक। या फिर आपने लेथल शब्द सुना हो, फेटल सुना हो, डेडली सिनोनिम्स होते हैं। लेथल, फेटल, डेडली सिनोनिम्स होते हैं, घातक। और रिस्की होता है खतरा।
या खतरनाक? अब ध्यान से देखो, पेरिलस का मतलब भी खतरनाक और रिस्की का मतलब भी खतरनाक, तो बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा है हमारा कौन सा ऑप्शन? ए। बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा है बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन? ए। जी सुधीर लाठर जी आप ठीक हैं। कैनीना, केनाइना या केनीना क्या है सर ने, मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार पढ़ा है बेटा, गलत पढ़ा हो तो माफ करना। हाँ जी, तो नहीं बेटा, डेडली ले रहे हो आप, नहीं बनेगी बात। पेरिलस खतरनाक, रिस्की, थ्रिल का मतलब रोमांच, टायर का मतलब थक गया, और डेडली का मतलब घातक। तो घातक जर्नी नहीं थी, खतरनाक जर्नी थी। घातक तो बेटा जो घाव कर दे बॉडी के अंदर, और खतरा तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है बेटा। नवल सिंह शेखावत ए कह रहे हैं, चलो ज्यादातर बच्चों का ठीक है, आगे बढ़ रही हूं। लो बेटा, वी हैव मेड टेंटेटिव प्लान्स, टेंटेटिव होता है टेम्परेरीली, विच इज नॉट फिक्स, इनडेफिनेट, आसान भाषा में कह सकते हो इनडेफिनेट, ओ सॉरी हिंदी लिखनी थी, अनिश्चित। टेंटेटिव की हिंदी होती है अनिश्चित। टेंटेटिव का मतलब अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, तो हमारे हॉलिडे के लिए कोई टेंटेटिव प्लान्स बनाए हैं? अच्छा, वी हैव मेड टेंटेटिव प्लान्स फॉर अ हॉलिडे, अनिश्चित से प्लान है, यानी कुछ भी फिक्स नहीं किया है, हल्का फुल्का सा डिस्कशन कर रखा है कि छुट्टियां मनाने जाएंगे। तो इनडेफिनिट का क्या बताना है? सेम बताना है। बेस्ट एक्सप्रेसेस अपोजिट मीनिंग, देखो धोखा होने वाला था, अगर मैं बेस्ट एक्सप्रेसेस तक पढ़ती ना तो सिनोनिम चुनने वाली थी, लेकिन वो पूछ रहा है अपोजिट। अब हमें अपोजिट अगर चुनना है तो अपोजिट तो सीधा सीधा डेफिनेट बन रहा है भाई। टेंटेटिव का मतलब जब इनडेफिनेट है और डेफिनेट का मतलब आपका निश्चित है, तो अनिश्चित का उल्टा क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। इलेबोरेट का मतलब किसी चीज को खोल कर समझाना, डिटेल में बताना, अच्छे से सिखाना इज इलेबोरेट। केयरफुल का मतलब सतर्क या सावधान होता है, केयरफुल का मतलब सतर्क या सावधान होता है। परमानेंट का मतलब हमेशा के लिए होता है। बहुत सारे बच्चे टेंटेटिव का उल्टा परमानेंट ले लेते हैं, लेकिन हमेशा के लिए बात थोड़ी ना हो रही है, हमने हमेशा के लिए हॉलिडे के प्लान बना लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमेशा के लिए तो धरती पे कोई हॉलिडे के लिए जा नहीं सकता, तो बहुत सारे बच्चे धोखे में परमानेंट ले लेते हैं। आपका मैंने देखा नहीं, आप में से भी कुछ ने करा होगा ऐसा ही काम। हाँ देखा, प्रियंका कह रही है परमानेंट नहीं होगा क्या? मैं खुद ही समझाने लग रही हूँ बेटा। दक्ष गुड मॉर्निंग, मैं खुद ही समझाने लग रही हूँ परमानेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि परमानेंट का मतलब हमेशा के लिए, तो हमेशा के लिए प्लान थोड़ी ना बना लिया आपने हॉलीडे का, फिलहाल के लिए भी निश्चित नहीं है वो प्लान आपने बनाया है, तो फिलहाल के लिए भी जो निश्चित नहीं है दैट इज टेंटेटिव, और निश्चित का उल्टा सॉरी अनिश्चित का उल्टा निश्चित होता है। परमानेंट तो हमेशा के लिए होता है, निश्चित और हमेशा के लिए में फर्क है। आप धरती पर हमेशा के लिए रहोगे या निश्चित तौर पे फिलहाल तो हो ही, हमेशा के लिए हम धरती पर रहें ये गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन निश्चित तौर पे फिलहाल तो हम हैं ही। ठीक है, ये फर्क होता है बेटा। चैट से ध्यान हटा के क्लास में ध्यान लगा लोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, पढ़ाने में मजा आएगा। अगर चैट से ध्यान हटा के क्लास में लगा लोगे तो बढ़िया रहेगा। पेपर आप लोगों के सर पे हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लो बेटा, सीधा कह रही हूं, इंग्लिश इसके बाहर नहीं आएगी। नेक्स्ट, सम डेमोक्रेटिक कंट्रीज बिलीव इन रेशियल सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है टुकड़े कर देना, अलग अलग कर देना किसी चीज को, अलग अलग। ये जो रेशियल शब्द है ना, ये आपको जीके में बहुत पढ़ाया जाता है। रेस मतलब रंग भेद की नीति, काले गोरे इस तरीके से, तो काले गोरे के हिसाब से अलग अलग। सम डेमोक्रेटिक कंट्रीज, डेमोक्रेटिक का मतलब जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक नेशन है जहां पे जनता द्वारा जनता की सरकार बनाई जाती है, और सरकार बनने के बाद जनता के हाथ में कुछ नहीं रहता है, ठीक है, वो है जनता द्वारा जनता की सरकार, डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमो का मतलब पीपल होता है, देखो डेमो का मतलब होता है पीपल, रूट वर्ड है बेटा, ये सीखना, वो क्या रटनी नहीं होती। क्रेसी का मतलब ही सरकार होता है हमेशा। क्रेसी शब्द जहां भी दिख जाए ना समझ जाना सरकार की बात हो रही है। और डेमो का मतलब लोग, पीपल, तो लोगों की सरकार, इसीलिए इंडिया में कहते हैं डेमोक्रेसी। लोगों की सरकार इंडिया में कहलाती है डेमोक्रेसी।
क्रेसी के अलावा आर्की शब्द भी आता है, इसका मतलब भी सरकार होता है। क्रेसी के अलावा आर्की शब्द भी होता है और इसका मतलब भी सरकार होता है। और एक बात बताती हूं, क्रेसी के अलावा आर्की, तो एक शब्द आता है इंग्लिश में मोनार्की, अगर किसी ने सुना है तो मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, राजा द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। तो आर्की का मतलब क्या हो गया? सरकार हो गया। तो मोनार्की राजा द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। तो मोनार्की यहां से बना है, डेमोक्रेसी यहां से बना है, या फिर प्रीवियस एचएसएससी में आ चुका है एरिस्टोक्रेसी। क्या शब्द है बेटा? एरिस्टोक्रेसी। क्रेसी का मतलब क्या है? सरकार, और एरिस्टो का मतलब सभ्य। एरिस्टो भी रूट वर्ड है, किसके लिए आता है? सभ्य के लिए। तो सभ्य लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार कहलाती है एरिस्टोक्रेसी। तो क्रेसी को अच्छे से सीखें, क्रेसी को अच्छे से सीखें। हाँ, एक आदमी की सरकार, कौन सी एक आदमी की सरकार? मोनार्की को कह रहे हो क्या? हाँ, एक आदमी की सरकार मोनार्की होता है, क्योंकि राजा ही होता है ना वहां पे। और बाकी एक आदमी की सरकार के लिए ऑटोक्रेसी भी आता है। अगर एक आदमी द्वारा सरकार चलाई जा रही है ना और वो किसी और की सुन नहीं रहा है, तो उस केस में ऑटोक्रेसी कह देते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ और क्रेसी मतलब सरकार। सेल्फ द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, खुद चलाई जाने वाली सरकार, एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली सरकार ऑटोक्रेसी। राजा द्वारा मोनार्की, लोगों द्वारा डेमोक्रेसी, सभ्य लोगों द्वारा एरिस्टोक्रेसी। एचएसएससी में ना प्लूटोक्रेसी भी आ चुका है, मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में सॉल्व कराती हूं प्लूटोक्रेसी। बेटा यूट्यूब पे जब से लाइव आई हूं ना, 2-1 महीने हुए हैं ढंग से पढ़ाते हुए यूट्यूब के ऊपर, पहले आती नहीं थी मैं लाइव। तो मैंने एक चीज जज करी है, हमारा बच्चा प्लेलिस्ट में जाके भी 20 क्लासेस सुनने की मेहनत नहीं करना चाहता। इसीलिए यहाँ पे जो क्लास पूरी हो जाती है ना, उनको इकट्ठा करके वेटिकन चैनल पे डाल देती हूँ, ताकि ढूंढनी ना पड़े आपको क्लास और इकट्ठे मिल जाएं। तो 2021 के सारे पेपर इकट्ठे मिल जाएंगे कल 6 बजे वेटिकन चैनल पे। बार बार बता रही हूँ, कल 6 बजे वेटिकन चैनल के ऊपर 2021 के जितने भी पेपर मैं यहाँ सॉल्व करा चुकी हूँ, उन्हें इकट्ठा करके एक वीडियो में डाल दूंगी। और लेटेस्ट पेपर को सुन के जाना, उसी से पता लगेगा कि ज्ञान किस लेवल का चाहिए पेपर पास करने के लिए। चलिए, तो प्लूटोक्रेसी किसको कहते हैं मैम? क्रेसी मतलब सरकार और प्लूटो का मतलब धनी। क्रेसी मतलब सरकार और प्लूटो का मतलब धनी। धनी लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को कहते हैं प्लूटोक्रेसी। धनी लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को कहते हैं प्लूटोक्रेसी। समझ पा रहे हो बेटा? बोर्ड पे ना बहुत सारी खिचड़ी से पक गई है, तो मैं अच्छे से आपको दोबारा बता देती हूँ सारा। डेमोक्रेटिक कंट्री से मैंने शुरू किया था, बाकी हमारा मेन वर्ड था सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है किसी चीज को अलग अलग कर देना, टुकड़े कर देना। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। तो मैंने कहा डेमो मतलब लोग, क्रेसी मतलब सरकार, यहां से बना डेमोक्रेसी। फिर मैंने क्रेसी के ही कुछ और शब्द आपको सिखाए, जैसे एरिस्टोक्रेसी, सभ्य लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। प्लूटोक्रेसी, धनी लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटा, इससे ज्यादा बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो यहीं रुक गई हूं मैं। अब मेन शब्द पे आ जाती हूँ। मेन शब्द था सेग्रीगेट करना, तोड़ देना, टुकड़ों में बांट देना। और हमसे वो पूछ रहा है अपोजिट, तो सेग्रीगेट का अपोजिट होगा इंटीग्रेट, क्योंकि इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। रंजीत बेटा, पीडीएफ के लिए ना आपको उसमें जाना पड़ेगा, क्या बोले, वेटिकन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और वहां पे नेहा मैम का एक अलग से क्रिएट कर रखा है कॉलम, उसमें आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जा करके देख सकते हो। ठीक है बेटा। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है हमारा सहायक। सबऑर्डिनेट का मतलब बेटा सहायक, हमसे नीचे जो लोग होते हैं हमारी मदद के लिए उन्हें सबऑर्डिनेट कहते हैं। इन्फीरियर का मतलब घटिया होता है। इन्फीरियोरिटी का मतलब घटियापना और इन्फीरियर का मतलब घटिया। डोमिनेशन का मतलब किसी पर दबाव बनाना। डोमिनेशन का मतलब किसी पर दबाव बनाना। हमारा सही आंसर था बेटा इंटीग्रेट। हमारा सही आंसर था बेटा इंटीग्रेट।
जी उचाना से राम राम ले ली है तो शाम से भी ले ली है। गुस्से में नहीं भाई, गुस्से वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, गुस्से में कोई राम राम मैं नहीं लूंगी। आगे, वियर एंड टीयर, जब कोई नया कपड़ा खरीदते हो और उसको बार बार पहनते हो, फिर धुलता है, फिर पहनते हो, फिर धुलता है, फिर पहनते हो, फिर धुलता है, फिर पहनते हो, फिर धुलता है, और लगभग 6 महीने में वो पोछे के बराबर हो जाता है। तो वियर की वजह से जो टीयर हुआ है, पहनने की वजह से जो उस चीज में डैमेज हुआ है, नई चीज और पुरानी चीज की यहां पे बात कर रहा है, नई चीज को पहना और पहन पहन के घिसा डाला, दैट इज वियर एंड टीयर। टीयर टूट फूट को कहते हैं, वियर का मतलब पहनने की वजह से होने वाली टूट फूट, यानी इस्तेमाल की वजह से चीज की जो कीमत घटती जाती है उसे कहते हैं वियर एंड टीयर। कंटेम्प्ट का मतलब व्यवहार होता है। कंटेम्प्ट का क्या मतलब है बेटा? व्यवहार। डैमेज कॉज्ड बाय द कांस्टेंट यूज, ये आपका सही आंसर है। डैमेज का मतलब क्या है? जो नुकसान हो रहा है, जो चीज का रेट कम हो रहा है लगातार यूज करने की वजह से। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, लगातार इस्तेमाल से चीज में कमी आ जाना, डैमेज। यही आपका सही आंसर था। फेस्टिव ओकेजन का मतलब त्योहारी मौसम, फेस्टिव त्योहार को दिखाता है, त्योहारी मौसम। लाइजर का मतलब विलासिता होता है, विलासिता भरा जीवन जीना, विलासपूर्ण जीवन जीने को कहते हैं लाइजर। हाँ, रिलेशन को भी लाइजर कहते हैं, ठीक कह रहे हो, रिलेशन को भी दिखाता है लाइजर शब्द, दोनों सेंसेस में यूज हो जाता है। तो रिलेटिव्स को, रिलेशन को, संबंधों के लिए भी लाइजर लिया आ जाता है। बाकी वियर एंड टीयर का मतलब डैमेज कॉज्ड बाय कांस्टेंट यूज। नेक्स्ट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कंटेम्प्ट का मतलब व्यवहार में कमी। कंटेम्प्ट के आगे मैंने व्यवहार लिखा था, कंटेम्प्ट का मतलब व्यवहार में कमी। मीत बेटा, मैसेज तो सबके दिख रहे हैं लेकिन पढ़ाने में ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करती हूं। अगर कमेंट का रिप्लाई करने लग जाऊं तो एक आधा घना शाना आ जाए। फुर्सत, लाइजर का मतलब फुर्सत के सेंस में तो बहुत कम यूज होगा बेटा। लाइजर रिलेशंस के लिए ज्यादा यूज होता है बेटा, लाइजर शब्द रिलेशन के लिए ज्यादा यूज होता है। नाम फिर रह जाता है, केक के करके कुछ नाम है भाई, मैं नहीं पढ़ पा रही हूं। नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। अब ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा ध्यान मेरी तरफ देना 1 मिनट के लिए। ये इडियम एक्चुअली में होता है, ये पढ़ो एक बार, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, किसी के पांव के नीचे घास उग जाने दो। और किसी के पांव के नीचे घास उगने का मतलब होता है वो काम को टाल रहा है, डिले कर रहा है, वो काम को टाल रहा है। मतलब घास उग गई, इतनी देर से बैठे हो, पांव के नीचे घास आ गई है लेकिन काम शुरू नहीं कर रहे हो, तो टाल मटोल जो करता है ना उसको कहते हैं लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। अब इसने नॉट लगा दिया, यानी कि जो डिले नहीं कर रहा है वाला ऑप्शन चुनना है, जो डिले नहीं कर रहा है। वेस्ट नो टाइम इन एक्टिंग, वेस्ट नो टाइम इन एक्टिंग। समझ पा रहे हो या नहीं समझ समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? हाँ जी, जल्दी बता दो सारे बच्चे, फटाफट बताओ एक बार। थोड़ा सा ना ईडियम को घुमा रखा है बेटा, थोड़ा सा घुमा रखा है, ज्यादा नहीं, हल्का सा। ध्यान से देखो, एक्चुअली में हमारा ईडियम क्या है? लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, पांव के नीचे ग्रास उग जाने दो। यानी एक काम को कहने के बाद इतना लेट शुरू किया है कि घास इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, काम आपने शुरू नहीं किया, तो पोस्टपोन कर रहे हो, टाल रहे हो, बिता रहे हो चीजों को, उस सेंस में आता है। तो पोस्टपोन करना, टालना, इसका मीनिंग होता है। अगर नोट लग गया तो इसका मतलब टालना नहीं, नोट लग गया तो इसका मतलब टालना नहीं। और जब नहीं टालना है तो ऑप्शन क्या हो गया? वेस्ट नो टाइम इन वेस्टिंग। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नो था तो ऑप्शन में भी हमने क्या ढूंढ लिया? नो। अगर यहां से नो हट जाए तो वहां से नो हट जाए, ये आपका एक्चुअल इडियम बन जाएगा। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट का सही मीनिंग हो जाएगा फिर वेस्ट टाइम इन एक्टिंग, किसी काम को शुरू करने से पहले बहुत समय नष्ट कर देना। तो एग्जाम में इतना स्ट्रेस क्यों कर रही हूं इस क्वेश्चन पे? एग्जाम में बड़ा दिमाग लगाना है बेटा, बड़े ध्यान से।
कौन सी प्रॉब्लम मीत बेटा, येलो बुक की कौन सी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम भी इसी मैसेज में लिख देते तो मैं बता देती ना। आप मुझे ऐसे याद थोड़ी रहेगा कौन सी प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हो। रिमेन न्यूट्रल होता है दोनों तरफ एक समान व्यवहार करना। नॉट रिलेटेड टू, भाई इससे ये संबंधित नहीं है। अनकंसर्न्ड, इस चीज की तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है। किसी चीज की तरफ ध्यान ना देना अनकंसर्न होता है। कंसर्न का मतलब ध्यान देना। जैसे अभी आपका सबसे बड़ा कंसर्न बनी हुई है आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं। सबसे बड़ा कंसर्न बच्चे का ये बना हुआ है, सबसे ज्यादा ध्यान उसका उसी तरफ है। तो अनकंसर्न में क्या होता है? आपकी अंग्रेजी। आप जिस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो वो चीज क्या होती है? आपकी इंग्लिश। और फिर पेपर दे के आते हैं हरियाणा के बच्चे, बहुत अनुभव है मुझे इस चीज का। हरियाणा का बच्चा एग्जाम दे के आएगा और बाहर आके बोलेगा इंग्लिश में 1 नंबर आ जाता ना जी तो लिस्ट में नंबर पक्का था आपकी बार। और उस इंग्लिश को पेपर के बाद पछता रहे होते हैं, लेकिन पेपर से पहले नहीं। पेपर से पहले तो जिक्के 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 जिक्के, और तो कुछ दिखता ही नहीं है। और फिर जब इंग्लिश में 1 नंबर ना आने से लिस्ट में रह जाते हैं तो दुख बड़ा होता है। तो कोशिश करो वो 1 नंबर की लड़ाई भी लड़के जाओ ताकि बाद में पछतावा ना हो। हाँ जी, तो सही आंसर था वेस्ट नो टाइम इन एक्टिंग। बन जाएगी बात। पूनम, आप तो इंग्लिश में ध्यान दे रहे हो, लेकिन ये सरकारी बालक, गीता, नंदू, सुमित, ये क्या कर रहे हैं? ये बच्चे देखो चैट बॉक्स के अंदर चैट कर रहे हैं। और जब ऐसे बच्चे चैटिंग करते हैं ना तो कमेंट की तरफ ध्यान देने का मन नहीं करता, और एक आधे का ना इंपॉर्टेंट कमेंट छूट जाता है। ये लो अगला क्वेश्चन, रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। आप ही बता दो कितना आसान है। ये भी मेरे से पूछोगे कितना सिंपल है, देखो एक बार। बहुत आसान है बेटा ये तो, बेटा बहुत ही आसान है। देखो मैम आपकी इंग्लिश की बेस्ट बुक कौन सी है? पीके शर्मा बेटा एचएसएससी के लिए चाहिए या एसएससी के लिए चाहिए, पहले ये बताओ। एचएसएससी के लिए चाहिए बेटा या एसएससी के लिए, ये बता बेटा, फिर बताऊंगी। अलग अलग मटेरियल अलग अलग के हिसाब से बना रखा है। चलो आप बता दो, बहुत आसान स्पेलिंग है, ये मैं नहीं बता रही, ये मैं नहीं बता रही बेटा, बहुत इजी है, बता दें आप लोग। बता दिया क्या? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मौज होगी मौज होगी मौज होगी मौज होगी। स्वाद आगे स्वाद आगे, आप लोगों की भाषा में स्वाद आगे। एचएसएससी के लिए बेटा 2 बुक्स बना रखी है मैंने। ये दोनों आपको वेटिकन ऐप के ऊपर मिल जाएंगी, ई बुक्स के सेक्शन में, और 20-25 रुपए में मिल जाएंगी। एक बुक के ऊपर तो लिखा हुआ है ट्रिक से इंग्लिश सीखें, ट्रिक से इंग्लिश सीखें। 20 या 25 रुपए की किताब होगी ये। इसमें वो 5 के 5 टॉपिक हैं 500 क्वेश्चन के साथ जो हरियाणा में आ रहे हैं। पेपर से पहले सिर्फ ये 500 क्वेश्चन भी कर जाना, ग्रामर आपकी डन हो जाएगी। या एक बुक बना रखी है मैंने जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस और वोकैब है। इस बुक में प्रैक्टिस और वोकैब एक साथ है। दोनों में फर्क क्या है मैम? इसमें रूल विद प्रैक्टिस है, इसमें रूल नहीं है बेटा, सिर्फ प्रैक्टिस है। और रूल वाली जगह पे क्या डाल रखी है? वोकैब थोड़ी सी डाली हुई है। तो आप देखो आपका कौन सा सेक्शन आपको चाहिए। प्रैक्टिस और वोकैब चाहिए तो ये ले लो। ग्रामर बहुत खराब है, रूल भी नहीं आते तो ये ले ले बेटा, ठीक है। ये 2 बुक्स बेस्ट हैं आपके लिए, एचएसएससी वाले बच्चों के लिए। गुड इवनिंग। अब जितने भी बच्चों ने आंसर दे दिया है ध्यान से देख लो, बिल्कुल सही है। टेलीपैथी, ये आपका सही आंसर था। मैम टेलीपैथी होता क्या है? बिना सामने वाले से बात करे उसके दिमाग के विचारों को जान जाना। बिना सामने वाले से बात करे उसके दिमाग के विचारों को जान जाना। एंटीपैथी क्या होता है? एंटी किसको कहते हो? ये मेरा एंटी है। किसको कहते हो? ये मेरी आंटी है, नहीं कह रही हूं, ये मेरा एंटी है। एंटी यानी विरोधी है, मैं इसको पसंद नहीं करता। तो एंटीपैथी जिसको हम पसंद नहीं करते, घृणा करते हैं जिससे, उसे कहा जाता है एंटीपैथिक। तो एंटीपैथी शब्द घृणा को दिखाएगा, नफरत को दिखाएगा, दुश्मनी को दिखाएगा। बोर्ड पे स्पेस नहीं है, नहीं तो लिख देती। सिंपैथी सहानुभूति को दिखाता है। समझते हो, किसी के घर पे कोई डेथ हो गई है तो हम कंडोल करने जाते हैं, कॉन्डोलेंस मैसेजेस भेजे जाते हैं, सहानुभूति पूर्ण मैसेजेस। तो वही सहानुभूति के लिए शब्द आता है सिंपैथी।
अपैथी शब्द का मतलब होता है उदासीन। उदासीन का मतलब समझते हो, एक्सप्रेशनलेस आदमी, जो किसी के दर्द को महसूस नहीं करता, किसी खुशी को महसूस नहीं करता, इनडिफरेंट कहते हैं। इनडिफरेंट शब्द आता है इंग्लिश में, इनडिफरेंट, उदासीन या अपैथी, जो दूसरे की भावनाओं को अपने आप से जोड़ ना पाए, भावनाहीन। चलो शुद्ध हिंदी याद आ गई है, भावनाहीन, भावनाहीन। बहुत बार बच्चे ना सिनोनिम और अपोजिट में कंफ्यूज रहते हैं, जैसे अभी वो बच्चा कंफ्यूज हो रहा था कि शुद्ध हिंदी तो कुछ और है, इंग्लिश में मीनिंग कुछ और है, ऐसा हो जाता है। थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी होना तो हम उसे सिनोनिम कह देते हैं। तो अपैथी होता है भावनाहीन, सिंपैथी होता है भावना से युक्त है, सहानुभूति पूर्ण, और एंटीपैथी किसको कह दिया, एंटी यानी दुश्मन, वो मेरा एंटी है, वो मेरा दुश्मन है, मैं उसे पसंद नहीं करता। जैसे इंग्लिश हमारी एंटी है, इंग्लिश हमारी एंटी है, हमें नहीं पसंद ये बिल्कुल भी। टेलीपैथी होता है किसी के दिमाग के विचारों को पढ़ लेना बिना उससे बात किए। इट इज अ काइंड ऑफ साइंस। राम राम स्वाति जी, आप मैरिड हो या नहीं, आशु पूछ रहा है। पक्का हूं जी, 2013 में दुर्घटना घटित हो चुकी है। इस कॉपी पेस्ट को रोक दो। कौन सा कॉपी पेस्ट रोक दो भाई, मैं तो अभी अंबाला से हूँ। चलो राजेश जी मुबारक हो, बहुत अच्छी जगह से है। आगे कराऊं विनय शर्मा जी, ये एक्सप्लेन ही तो कर रही हूं, और क्या कर रही हूं। ये लो, ये वाला क्लियर हो, सॉरी, ये क्लियर हो गया बेटा सबको, जल्दी बताओ सबको क्लियर हो गया क्या? ये टेलीपैथी, एंटीपैथी, सिंपैथी और अपैथी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, रॉन्गली स्पेल्ड ही बताना है यहाँ पे भी, बड़ा आसान है ये भी। अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है, गंभीर। अर्नेस्ट का मतलब क्या है, गंभीर, सीरियस सा इंसान, एकदम फोकस्ड। इन्फेस्ट का मतलब क्या होता है, कीड़े पड़ गए हैं अब अदरवाइज मत लेना मैं क्या बोल रही हूँ। इन्फेस्ट, कीड़े पड़ गए हैं भाई, किसी चीज में दीमक लग गई है तो इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स कह देते हैं। कीड़े पड़ जाना, इन्फेस्ट, कीड़े पड़ जाना, इन्फेस्ट। अगेंस्ट का मतलब विरोध होता है किसी चीज चलो डन 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 हो गया हमें बताना क्या था, रोंगली स्पेल्ट बताना था मेरे ख्याल से, और बड़े दुख के साथ कहूंगी इसमें से कोई सा भी रोंग है ही नहीं। इसमें ये सारी स्पेलिंग हमारे टाइपिस्ट ना एक आधी बार ऐसा धमाका कर देते हैं कि सारी स्पेलिंग सही है। डिटेस्ट का मतलब किसी से घृणा करना ही होता है। जैसे अभी एंटीपैथी आया था ना, घृणा करना, एंटीपैथी और डिटेस्ट सिनोनिम हो गए हैं। एंटीपैथी और डिटेस्ट क्या हो गए हैं, सिनोनिम हो गए हैं। ऑल आर करेक्ट, हाँ ऑल आर करेक्ट, ये समित अगेंस्ट तो विरोधी को कहते हैं, ये मेरे विरोध में है। अगेंस्ट यानी विरोधी में, विरोध में है ये मेरे। तो गंभीर, कीड़े, घृणा, विरोध, सारे के सारे मीनिंग सही थे भाई। पता नहीं कौन सी स्पेलिंग एग्जामिनर ने गलत पूछी थी, हमारे बेचारे टाइपिस्ट ने तो चारों सही लिख दिया। अब मैं क्या करूं, ऑल आर करेक्ट। ठीक है बेटा, अब इसमें से कोई सी झूठी मूठी इनकरेक्ट करनी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं है उसका। मीनिंग मैंने आपको सबका बता दिया है। आगे बढ़ रही हूं। अरे फाइल तो खत्म हो गई, निपट गई भाई, निपट गई, निपट गई भाई, निपट गई, निपट गई भाई, निपट गई। अब बड़े सारे बच्चे जो क्लास को शुरू से नहीं लगा पाए थे उनको रिवीजन दे रही हूँ सारे क्वेश्चंस की फटाफट। पहला आंसर था पीजेंट, किसान। मेरे फादर एक सिंपल किसान है, यहाँ पे हमें किसान लिखना था और किसान की इंग्लिश थी यहाँ पे पीजेंट। अगला, नोटो का मतलब था सलाम करना, किसी की बात मानना, और किसी की बात मानने के लिए सिनोनिम हुआ सपोर्टिव। सबमिसिव भी इसका हो सकता था पर सपोर्टिव आगे था इसलिए हमने ले लिया। नेक्स्ट, पेरिलस का मतलब खतरा और रिस्क का मतलब भी खतरा, तो ए आंसर था। टेंटेटिव का मतलब जो निश्चित नहीं है और डेफिनेट का मतलब जो निश्चित है, तो टेंटेटिव का उल्टा यहाँ पे डेफिनेट बन गया था। यहाँ बहुत सारा घमासान मच गया था बोर्ड के ऊपर। सेग्रीगेट का मतलब होता था टुकड़े करना या अलग करना, और इंटीग्रेट इसका अपोजिट था चीजों को इकट्ठा करना। अलग करने का अपोजिट क्या बनेगा, इकट्ठा करना। वियर एंड टीयर का मतलब, हाँ व्यवहार में कमी मैंने नहीं लिखा था तो वो बच्चा सुधारने लग रहा था मुझे, ये ले बेटा अब मैंने भी सुधार दिया। व्यवहार अच्छा ना रखना बोल दिया था मैंने। कंटेम्प्ट का मतलब व्यवहार अच्छा ना रखना, यानी व्यवहार में कमी होगी ना बेटा। बाकी इसका आंसर था डैमेज कॉज्ड बाय कांस्टेंट यूज। वियर एंड टीयर चीज को यूज करने की वजह से उसमें जो नुकसान होता है। नॉट लेट द ग्रास अंडर वंस फीट, चीजों को जो डिले ना करे।
जो चीजों में टाल मटोल ना करे, तो आपका सही आंसर था वेस्ट नो टाइम इन एक्टिंग। 8वां, टेलीपैथी, एंटीपैथी, सिंपैथी या पैथी। टेलीपैथी क्या था? किसी के दिमाग के विचार पढ़ लेना, यही गलत स्पेलिंग थी। एंटीपैथी विरोधी, दुश्मन। सिंपैथी सहानुभूति और अपैथी उदासीन। ये लो बेटा आखिरी क्वेश्चन, नहीं ये आखिरी नहीं था। अर्नेस्ट गंभीर, इन्फेस्ट कीड़े पड़ना किसी चीज में, डिटेस्ट नफरत करना किसी से, और अगेंस्ट विरोधी। अब आ जाओ आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया था पर मैंने ध्यान नहीं दिया। आंसर बिल्कुल सही है जिन्होंने भी बताया है। मैं पहले अपनी बात आप सब तक पहुंचाना चाहती थी, नहीं तो हमारे बच्चे ना 1 मिनट लगाते हैं हीरे को पत्थर साबित करने में, इसलिए क्लियर कर दिया। ठीक है जी। हवा में प्रणाम। अच्छा, हक से बेरोजगार, वाह क्या नाम है, लाजवाब नाम है हक से बेरोजगार साहब आपका। तो धर्म रक्षक जी आ गए, वेलकम टू द क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 2016 पटवारी की सीरीज शुरू कर रही हूं। नए बच्चों को मैं बता दूं, इससे पहले बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में करा चुकी हूं। हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव, क्लर्क, जेईई, एलडीसी के सारे एग्जाम्स लगभग मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूं। तो अब पटवारी को निपटाएंगे। 2016 वाला पटवारी की जितने भी शिफ्ट थे वो सारे हम कवर कर देंगे। एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट शुड डैश द नंबर ऑफ वैकेंसीज। देखो एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट का काम ही होता है वैकेंसीज को स्पेसिफाई करना, यानी अलग से पर्टिकुलरली बताना किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज, अलग से पर्टिकुलरली बताना किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज। क्लर्क का कर दूं शुरू, ठीक है। आज पटवारी पूरा कर लो, कल क्लर्क की सीरीज कर लेंगे जी। जो आप डिमांड करोगे सब पूरी कर दूंगी। अब आ जाओ पढ़ाई कर लेते हैं फटाफट से। हाँ, यूट्यूब पर बड़े यूनिक बंदे हैं, खासकर हरियाणा में। बिल्कुल पतासो जी उर्फ किताबों, मतलब कमाल हो आप लोग। चलिए बेटा, ये तो सीधा सा इजी सा क्वेश्चन है। एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट का काम ही होता है वैकेंसीज को क्या करना, स्पेसिफाई, क्योंकि डिक्लेयर तो सरकार करेगी, प्रोवाइड नहीं। न्यूज़पेपर के अंदर स्पेसिफिक कॉलम के अंदर आता है, तो प्रोवाइड तो देना होता है और कंटेन होना होता है। तो स्पेसिफाई यानी विशेष तौर पर अलग से बिल्कुल सही और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। उस लॉजिक से आंसर होगा स्पेसिफाई। मैम मैंने 20 दोस्तों को शेयर कर दिया, ठीक है बेटा। मेरे शेयर करवाने का पर्पस है जो हमारे लाइव बच्चे थे उन्हें पता लग जाए कि यस आज क्लास लाइव है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं लापता हो गई हूँ, सिर्फ इसलिए मैंने कहा है, ठीक है। तो उनको कर दो शेयर जो जिनको आप इस क्लास के बच्चों को जानते हो कि हाँ, क्योंकि पेपर आ रहा है नजदीक और प्रीवियस ईयर में से आएगा बहुत कुछ। वो कैब आज पहली बार यूट्यूब पे शुरू कर रही हूं और आपके एग्जाम तक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स कराऊंगी। इस क्लास में तो प्रीवियस ईयर चलते रहेंगे आपके, जब तक 5 सालों का हरियाणा का हर पेपर नहीं नाप देती हूँ। और अगले क्लास में मैं आप लोग को कराऊंगी आज से वो कैब हरियाणा पुलिस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में करा चुकी हूँ, ठीक है। अगली क्लास जो वेटिकन चैनल पे होती है, ये विद्यापीठ चैनल है, ध्यान से देखो। मैं तो एक ही स्टूडियो से क्लास लेती हूँ, यहीं खड़ी रहती हूँ, चैनल बदलता रहता है बस, ठीक है। आ जाए। आई एम इचिंग टू टेल यू द न्यूज। आई एम इचिंग है बेसिकली। आई एम इचिंग का मतलब है, मतलब मैं मरा जा रहा हूं ये न्यूज आपको बताने के लिए। हाँ, कुछ लोगों के ना पेट में चीजें हजम नहीं होती हैं, तो अगर कुछ सुन लिया है तो वो क्या कहें हरियाणवी भाषा में, खाज मची रहे है आगे आगे बताने की। तो इचिंग का वही सेंस है। आई एम इचिंग टू टेल यू द न्यूज। मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं रुक नहीं पा रहा, मैं बताना चाहता हूं आपको फटाफट से कि ये खबर है। दैट इज आई एम इचिंग टू टेल यू द न्यूज, यानी फीलिंग रेस्टलेस। बेचैन होता है बेटा, रेस्टलेस का मतलब बेचैन होता है, जहां हम रुक ना पा रहे हो, जहां पे हम रुक ना पा रहे हो। जी, सिरसा की धरती से राम राम ले लिया मैंने। जहां पे हम रुक नहीं पा रहे हो, दैट इज रेस्टलेस, बेचैन। रेस्टलेस किसको दिखाएगा, बेचैनी को। तो आई एम इचिंग टू टेल यू द ट्रुथ हो गया बेटा, फीलिंग रेस्टलेस। सिक का मतलब बीमार होता है, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट होता है, और ऑब्लाइज तो पता ही होगा, बचपन से यूज करते आ रहे हो। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं हमेशा आपका एहसान मंद रहूंगा। तो ऑब्लाइज एहसान मंद के सेंस में आता है, सेटिस्फाई संतुष्ट के सेंस में आता है, रेस्टलेस का मतलब बेचैनी महसूस हो रही है, रुक नहीं पा रहा हूं बताने के लिए, तो दैट इज रेस्टलेस। और सिक बीमार होता है। मैं हर क्वेश्चन के बाद एक तरफ हो जाती हूं ताकि जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकें, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकें। राधे राधे श्रवण कुमार जी, राम राम तेजस,
बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं आज, क्योंकि वो इसी धोखे में है कि पता नहीं आज भी क्लास होगी या नहीं। इसीलिए कहा था एक बार शेयर कर दो ताकि मेरे मन से बोझ उतर जाए कि मैंने बता दिया भाई। और बच्चों ने गलतफहमी बना रखी है, मैं नहीं ले रही, मैं लाइव हूँ, रेगुलर हूँ, काफी दिनों से हूँ, और जब नहीं आऊंगी बता के जाऊंगी, बिना बताए भागने वालों में से मैं हूं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर आस्किंग अ प्रीपोस्टरस, क्या है शब्द? प्रीपोस्टरस प्राइज फॉर द वर्क। प्रीपोस्टरस का मतलब होता है बिल्कुल ही बेतुका प्राइस, सिर पैर ही नहीं है, कुछ भी मुंह मांगे दाम मांग रहे हो, दैट इज प्रीपोस्टरस। मतलब किसी चीज की कीमत है 10 लाख रुपए, आप कह रहे हो 10 करोड़ लूंगा, पागल है क्या, बेवकूफ है क्या, सटक्गी है क्या, ऐसा बोलोगे आप उसको कि कीमत तो तेरी चीज की 10 लाख नहीं है, ढंग से डिमांड तो करने लग रहा है 10 करोड़ की, लगता है भेजे का जो स्क्रू था ना वो कान से निकल के गिर गया है, हम ऐसा बोलेंगे उस इंसान को। तो दैट इज प्रीपोस्टरस, बिल्कुल ही बेतुकी सी बात, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, एवं ही कुछ भी मांग रहे हो, दैट इज प्रीपोस्टरस। और इसके लिए ऑप्शन में से हमने क्या बताना है? सेम बताना है, तो एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब बिना सिर पैर की बात करना, मूर्खता। बिना सिर पैर नहीं, अनरीजनेबल प्राइस के लिए लगता है ज्योति ठीक कह रहे हो, लेकिन एग्जाम में ना जनरली जो आंसर आराम से दिख रहा होता है वो होता नहीं है। तो यहाँ पे आंसर एब्सर्ड है, मूर्खतापूर्ण बात करने को कहेंगे, तो मूर्खतापूर्ण प्राइस मांग रहा है बेटा प्रीपोस्टरस, इससे तो बहुत ऊपर की मूर्खता की बात कर रहा है। अनरीजनेबल का मतलब तो थोड़ा सा इलॉजिकल, 10 लाख की चीज के 12 लाख मांग लिए, अनरीजनेबल का मतलब तो इतना ही है, लेकिन एब्सर्ड का मतलब होता है बिल्कुल ही बिना सिर पैर की बात कर रहे हो। तो प्रीपोस्टरस का सिनोनिम अगर, पोस्टरस का सिनोनिम अगर बनता है तो एब्सर्ड बनेगा बच्चों। ठीक है स्वीटी, कॉलेज तो वैसे भी पास हो जाते हैं बेटा, कोई बड़ी बात है नहीं। मैम पेपर नजदीक है, रेगुलर रहें प्लीज, आपसे ही उम्मीद है और हिम्मत है। ओके दिनेश जी, मैं तो खूब रेगुलर हूँ, मैं तो जितने बैच निभा देती हूँ ना, आप सोच नहीं सकते हो, ऑफलाइन के और ऑनलाइन के और ऐप के मिला के बहुत हो जाते हैं। हाँ जी, दे आर आस्किंग अ प्रीपोस्टरस, एब्सर्ड होगा बेटा, एब्सर्ड होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि मैं सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ा रही हूँ, हमारी अपनी संस्था है रोहतक में, पिछले लगभग 10 साल से काम कर रही हूँ, रोहतक इंस्टीट्यूट है वेटिकन के नाम से हमारा, तो उस पर मैं चल रही हूँ बहुत 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 सालों से। तो वहां पे जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वहां पे भी सब इंग्लिश की क्लासेस मेरे को ही लेनी होती हैं। फिर वेटिकन का हमारा अपना ऐप है, वहां भी जितने बैचेस है मुझे ही इंग्लिश लेनी है। और फिर आप सारे मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे, एक भी दिन छुट्टी करती हूँ तो डिमांड करते हो फट से, है ना। तो मैं पक्का रेगुलर हूँ बेटा, मेरे को नहीं आप यूं फील कराओगे मैम आप रेगुलर नहीं हो, मैं तो बहुत रेगुलरिटी मेंटेन कर रखी है इतने बैचेस के बाद भी। हाँ जी, जिसने भी अनरीजनेबल लगाया है दिल टूट सकता है, पेपर में छिन्न भिन्न हो सकता है, तो ध्यान से देख लो। एब्सर्ड, अनरीजनेबल का मतलब थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया, और एब्सर्ड का मतलब सिर पैर ही नहीं है भाई, क्या बात कर रहा है, दैट इज एब्सर्ड। हाँ जी, पावर हाउस पे अपना इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल सही एड्रेस दिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कृष्णाज रिमार्क्स, कृष्णाज रिमार्क्स इनफ्यूरिएटेड चेतन। इनफ्यूरिएट का मतलब है गुस्सा दिलाना, एंगर को दिखाता है ये शब्द। इसमें एक रूट है बेटा फरी का, ठीक है, इस रूट का मतलब गुस्सा होता है। तो FURI FURY कहीं भी दिख जाए तो आप समझ जाना वो गुस्से की बात करने लग रहा है। बहुत रूट्स हैं इंग्लिश में, जैसे कुछ सिखा देती हूं। कहीं किसी शब्द में ये रूट दिखे तो समझ जाना मैरिज की बात हो रही है। कहीं किसी शब्द के अंदर GYN का रूट दिखे तो समझ जाना लेडी, औरत से रिलेटेड शब्द है। कहीं किसी वर्ड के अंदर MISO मीजो दिखाई दे बेटा तो समझ जाना हेट से रिलेटेड वर्ड है। इंग्लिश में ना वोकैब करने के भी काफी तरीके होते हैं, बहुत लॉजिक्स होते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग से वोकैब को किया जा सकता है। तो रट्टा मारना बंद करें और थोड़ा सा ना वोकैब को लॉजिक से सीखने की आप कोशिश करिए। जैसे ग्रामर में लॉजिक्स हैं बेटा, ऐसे ही वोकैब में भी काफी लॉजिक्स हैं। एक सेकंड, मुझे ना आप लोग के कमेंट्स दिखने बंद हो गए हैं, तो मैं ये फालतू का जो यहाँ पे शो हो रहा है उसको हटा दूं एक बार। यस यस, राइट राइट राइट, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। ऐसे ऐसे 100 रूट्स हैं बेटा, 100 रूट्स।
जल्दी ही दूंगी आपको ये रूट्स भी, मैं आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके एग्जाम में कि किस शब्द से क्या बना है। इसी में बेटा फर्री आता है जो एंगर को दिखाता है। तो इनफ्यूरेटेड शब्द सीधा सीधा किसको दिखा रहा है? गुस्से को दिखा रहा है। लेकिन हमें बताना इसका अपोजिट। हमें क्या बताना है बेटा? अपोजिट। तो गुस्से का अपोजिट शांत होता है, और गुस्से का अपोजिट शांत। और शांत के लिए ऑप्शन में से क्या दिख रहा है आपको? ये तो आसान है, आपको ही कर लेना चाहिए। और साउंड्स आ रही हैं आवाज मेरी तरफ से तो ठीक है। प्लेलिस्ट बना दी है कीर्ति बेटा, प्लेलिस्ट बन चुकी है मेरी क्लासेस की, आप चेक करें। विद्यापीठ और वेटिकन दोनों चैनल्स पे बना दी है मैंने प्लेलिस्ट। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन करो कितना इजी है। मैं माइक देख रही हूँ तब तक, क्या दिक्कत है? मेरी तरफ से तो सब ठीक लग रहा है। मेरी तरफ से तो सब ठीक है जी, सब देख लिया है मैंने। हाँ जी, तो इन्फ्यूरिएटेड गुस्सा, इंसल्ट का मतलब बेइज्जती। एक सेकेंड, अब ठीक आवाज आएगी। इंसल्ट का मतलब बेइज्जती, अपोजिट नहीं हो सकता। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट, गुस्से का उल्टा संतुष्ट नहीं, शांत होगा, शांत। और शांत के लिए हमारा ऑप्शन जो जा रहा है थोड़ा बहुत वो है साइलेंस, क्योंकि सूदिंग का मतलब होता है सुहावना सा, चैन, आराम देने वाली कोई चीज। सूदिंग का मतलब चैन या आराम देने वाली कोई चीज। मेरी तरफ से सब ठीक है आवाज। सुधीर लाठर जी नमस्ते। फोन भी बदल लिया, अच्छा गीता, चलो मुबारक हो, पार्टी ले लेना भाई गीता से सभी बच्चे। कुछ नहीं हुआ है यादव जी गले में, नथिंग, फिट फाइन। अभी आज तो मंडे है, फ्राइडे तक जाते जाते कुछ होगा अगर होगा तो। अभी तो मस्त है, जक्कास है। मिल गई मैम जी, प्लेलिस्ट बना दी है बेटा, मिल गई होगी ना जरूर। क्लास में और साउंड आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है बेटा। मेरी तरफ से ऑल सेट है, ऑल फाइन है, मैंने देख लिया। ध्यान से देख लो भाई सारे बच्चे दोबारा। इनफ्यूरेटेड, फर्री शब्द यहाँ पे गुस्से को दिखा रहा है, जैसे मीजो नफरत को, गैम मैरिज को, गायनी लेडी को, तो उसी तरीके से फर्री गुस्से को। बहुत सारे रूट्स है, ये मैंने कुछ आपको धीरे धीरे सिखाती रहूंगी। साइलेंस का मतलब शांत, और गुस्से का मतलब चिल्लम चिल्ली, चिल्लाहट। तो चिल्लाहट का उल्टा शांति होना चाहिए, ए हमारा आंसर था। आगे बढ़ रही हूं। ग्रामर के प्रैक्टिस सेट वेटिकन ऐप पे मिल जाएंगे गोविंद सिंह जी। वेटिकन ऐप पे मिल जाएंगे गोविंद सिंह जी। चंडीगढ़ से नमस्ते ले ली है जोनी जी मैंने आपकी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज सूद शुड बी करेक्ट आंसर। अच्छा पढ़ लेती हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या था देख लें, एक सेकेंड। अमित कह रहा है एक बार दोबारा देख लो, देख लेते हैं। कृष्णाज रिमार्क्स इन्फ्यूरेटेड चेतन, भाई उसको गुस्सा दिला दिया था, और आप कह रहे हो कि आराम दिला दिया था। और साइलेंस का मतलब शांति करा दी थी। हाँ सहमति दे सकती हूं मैं। अगर वाक्य की तरफ हम मतलब सेंटेंस की फीलिंग्स को ध्यान में रखें तो अमित आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सूदिंग हो सकता है, बड़ी आरामदायक लगी उसकी बातें, और एक उसकी बातें गुस्सा दिलाने वाली लगी। तो ठीक है, सी के साथ भी हम जा सकते हैं, पक्का पक्का सहमत हूं मैं आपसे। ये लो नेक्स्ट पे आ जाओ। रिपल्सिव का मतलब विरोधी होता है, विरोधी, विपरीत। रिपल्सिव का मतलब विरोधी होता है बेटा, विरोधी, विरोधी, विरोधाभास, एक दूसरे से झगड़ना। मेरे साइड में होने का एक ही कारण है कि कुछ बच्चे कहते हैं स्क्रीनशॉट लेना होता है मैम, ठीक है, और शायद इस वजह से इस तरफ है फैन, उसकी आवाज आ रही होगी माइक में, मे बी क्योंकि मैं उस तरफ जाती हूँ तो बिल्कुल मेरे सर पे पंखा घूम रहा है। तो मे भी उसकी साउंड ये कैच कर रहा है, मैं इस तरफ हो जाती हूँ। यहाँ पे ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे, थोड़ी सी मेरी मोटी सी नाक दिखेगी बस, बाकी सब तो फिट है। हाँ जी, रिपल्सिव का मतलब विरोधी होता है। अट्रैक्टिव, शाबाश लवी, बिल्कुल सही। अपोजिट बताना है क्या? यस, अपोजिट बताना है तो अट्रैक्टिव बिल्कुल सही जवाब है। रिपल्सिव का अट्रैक्टिव, बाकी मीनिंग भी बता देती हूँ। अटेंटिव का मतलब चौकन्ना, सतर्क, जो कि आप जनरली रहते हो जैसे ही इंग्लिश सामने दिखती है। डल का मतलब मूर्ख, बेवकूफ, गधा, उल्लू का पट्टा, इस तरीके से, मतलब डल, दिमाग जिसका पैदल है, दैट इज डल। इंडक्टिव और डिडक्टिव ना, ये मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत साइकोलॉजी पढ़ा है,
या इंग्लिश का पेडागोगी आपने पढ़ा है तो उसमें ना ये टेक्निक्स पढ़ाए जाते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है कि एग्जाम्पल के मदद से हम सिद्धांत या रूल तक पहुंचते हैं, और डिडक्टिव में क्या होता है, रूल की मदद से हम एग्जाम्पल्स तक पहुंचते हैं, मतलब पहले रूल फिर एग्जाम्पल। और इंडक्टिव में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल और फिर हमने एग्जाम्पल से क्रिएट कर दिए रूल्स, दैट इज इंडक्टिव। तो ये टेक्निक है बेटा, टीचिंग टेक्निक कह सकते हो इसको, इंडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग ऐसा हम बोल देते हैं। तो इंडक्टिव का मतलब उदाहरण की मदद से नियम तक पहुंचना, और डिडक्टिव का मतलब नियम की मदद से उदाहरण तक पहुंचना, ठीक है। तो बिल्कुल उल्टे होते हैं ये आपस में। तो यहाँ इंडक्टिव हमारा कोई सेंस नहीं दे रहा था। तो रिपल्सिव विरोधी, एक दूसरे से दूर, रिपल्सिव को विपरीत भी कहते हैं, एक दूसरे से उल्टे। और अट्रैक्शन में क्या होता है, एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, दैट इज अट्रैक्शन। और रिपल्सिव हो गया दूर, अट्रैक्ट हो गया पास। समझ गए क्या कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर है अट्रैक्टिव। जल्दी से यहाँ तक का डन डना डन डन लिखो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अवंतिका अलावत जी, रोज इस समय पर लाइव होती हूँ। सैटरडे संडे क्लास नहीं ली क्योंकि कभी लेते नहीं हूँ, और फ्राइडे प्रदीप पहल सर का जो था वो मैराथन क्लास था, उस वजह से मेरी क्लास नहीं हुई थी। तो बच्चों ने बेचारों ने बिल फाड़ दिया है कि मैम आती नहीं है। आपके सामने हूँ जी, बिल्कुल आपके सामने हूँ, और रोज आऊंगी जब तक पेपर नहीं हो जाते, खड़ी रहूंगी यहाँ पे। डिपेंड्स कि आप लोग कितने रेगुलर हैं। मुझे रेगुलर करने में बहुत हद तक आप लोगों का समर्थन बड़ा जरूरी है, क्योंकि खाली कमरे में खड़े रह के पढ़ाना होता है, और आप सब नहीं दिखोगे तो फीलिंग नहीं आएगी कि क्लास पढ़ा रही हूँ। पुलिस बुक का फुल सोल्यूशन करा दें दीपक जी, जरूर कराएंगे। अभी मैंने टेंस खत्म किए हैं, शायद जिस बैच की आप बात कर रहे हो तो उसमें मैं डाल दूंगी, टेंस का सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके डाल देंगे, डोंट वरी। हाँ जी, डन डना डन डन की बात मैं देख रही थी। जल्दी सभी बच्चे बता दो, क्लियर है यहाँ तक का। नमस्ते नीरज, क्लियर हो गया क्या। पूरे हरियाणा में हो है बारिश फिलहाल। अच्छा सुनील लाठर जी, मुबारक को पकोड़े तलें और खाएं। करा देंगे दीपक, दे दिया बेटा जवाब। मैम गजबन की राम राम ले लो। गजबन बड़ा ही मतलब यूनिक नाम है आप सबके, वेरी गुड। ले लीजिए, मैंने आपकी राम राम ले ली। भिवानी में कोणी, ठीक से भाई। रख के तागी वर्षा, मतलब कहीं तो टक जाओ हैं हरियाणवी प्रेमियों। ये अरे बाप रे, क्या धोखा हो रहा है बार बार हमारे साथ आज। नेक्स्ट, रूट एंड ब्रांचेस। सपोज ये पेड़ है, ड्राइंग ज्यादा मेरी अच्छी नहीं होती है भाई, तो बस आपको एक फीलिंग देने के लिए ड्रॉ करने लग रही हूं, ठीक है। रूट होती हैं जो धरती के नीचे होती हैं पेड़ की, इस तरीके से जड़ें। रूट का मतलब जड़े हैं। ज्यादा सी अच्छी ड्राइंग नहीं है तो हंसना मत, आप लोग को समझाने के लिए कर रही हूँ बस। रूट होती है जड़ें, जड़ों से लेकर टहनियों तक यानी ब्रांचेस तक। एक पेड़ में होती क्या है, जड़, तना और फिर टहनियां, फूल, पत्तियां। अब टहनियों के ऊपर ही तो फूल पत्तियां हैं, यानी जड़ से लेकर टहनियों तक, यानी 0 से लेके 100 तक तो कंप्लीट की बात हो रही है। 0 से लेके 100 तक तो कंप्लीट की बात हो रही है। शाबाश, मौज होगी भाई, मौज होगी भाई, कति सॉलिड काम कर दिया। सबका आंसर सही, लाजवाब, मन गद गद हो गया। इतना कैसे आप लोगों ने मतलब कमाल कर दिया, सबने ही एक जैसा आंसर दे दिया, कमाल हो गया भाई, मौज कर दी भाई। बच्चे कहते हैं जनरली मौज कर दी मास्टर जी, तो मैं कह रही हूँ मौज कर दी बालकों जी। चलिए, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना होता है। टेक हिंट तो समझते ही होंगे, इस उम्र में हिंट ही पकड़ते हो आप दूसरों के। इशारा ही काफी है। इसमें स्पेलिंग गलत है, सेट एबालेज लिख दिया। ये एबलेज तो होता है वर्ड जोर जोर से किसी चीज का जलना, फूकना, आग लग जाना, दैट इज एबलेज। लेकिन एबालेज तो कुछ नहीं होता, तो ए हट जाए तो मीनिंग निकल सकता है, अदरवाइज इस ऑप्शन का कोई सेंस नहीं है। बाकी हमारा सही आंसर था कंप्लीटली। हाँ, गजमण पानी में चल ली। चलो भाई, चलो चलो, पानी भर गया तो चलो भाई मौज लो, है अपनी भाषा में काचे काटो। प्लीज प्रोवाइड अ पीडीएफ सो दैट आफ्टर वॉचिंग वी कैन डायरेक्टली रीड फ्रॉम हार्ड पेजेस। हार्ड पेजेस तो बेटा फोन में से दे नहीं पाऊंगी, पीडीएफ का मतलब सॉफ्ट पेजेस होता है, वो जरूर मिलते हैं और वेटिकन ऐप पे मिलते हैं। वेटिकन ऐप डाउनलोड करें, वहां नेहा मैम का अलग से एक मतलब बॉक्स बकायदा अलग से एकदम सेटल्ड है, नेहा मैम के नाम से सारा मटेरियल मिल जाएगा, जो चाहिए ले लो,
किसी बैच का ले लो, सब एक ही जगह डालती हूँ। यूट्यूब का अलग से है, ऐप का अलग से, जो चाहिए बेटा एवरीथिंग इज अवेलेबल। गो टू वेटिकन ऐप प्लीज। आप जल्दी बताओ, रूट एंड ब्रांचेस समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। अच्छा धर्म रक्षक जी, बात अपना वो वाला समय आ गया क्या? 2-4 क्वेश्चन और करा लूं फिर करती हूँ बात। क्वेश्चन से मूड हटाना पड़ेगा। अंकित मलिक जी, ज्यादा प्यार ना बरसाएं, कक्षा पे ध्यान दें प्लीज। बफरिंग हो रही है, कोई बात नहीं, क्लास लगाते रहो। बफरिंग तो आनी जानी चीजें हैं बेटा। 3 दिन तक ना पूरे हरियाणा में बारिश बता रखी है, तो बेशक अपडेट मत करो। मौसम विभाग कर चुका है। स्पीकिंग क्लासेस भी स्टार्ट कर लो। ओके विक्रम, आई विल ट्राई बेटा। अभी बैच मेरे ना बहुत ज्यादा हो रखे हैं, थोड़ा कोई सा बैच खत्म कर लूं, एक बार टाटा बाय बाय कर दूं कांस्टेबल वाले बच्चों को, फिर स्पोकन पे ध्यान दूंगी। कांस्टेबल का एग्जाम है ना बिल्कुल सर पे, और मैं कह रही हूँ प्रीवियस ईयर में से वो कैब आएगी, गांठ मार लो आप। जो मेरे ऑफलाइन और ऐप के बच्चे हैं भाई, वो तो ऑफलाइन और ऐप पे मटेरियल दे रही हूँ, प्लस प्रीवियस ईयर साथ में कर लो। पता नहीं कौन सी चीज वो कैब में तुक्के से आ जाती है। ठीक है, तो ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट बनवा दी आपके लिए, सारी क्लास देख लो बार बार ताकि याद हो जाए। वाइल्ड होती है जंगली कोई चीज, तो यहाँ पे गूज की बात कर रहा है। अब जंगली पेड़ पौधों को खेतों में निकल आते तो क्या करते हो? उखाड़ के फेंक देते हो, खरपतवार बोलते हो अपनी भाषा में। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी जंगली चीज की, जंगली इंसान, जंगली पौधे, जंगली जानवर, कोई भी जंगली चीज किसी काम की नहीं है तो बिल्कुल मत ढूंढे। अगर ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल अपना समय वेस्ट कर रहे हो आप, बेकार चीज है। जंगली अगर कोई भी चीज है तो वो कैसी चीज है? बेकार चीज है। तो दैट इज जंगली गूस चीज। अगर आप कर रहे हैं तो बेकार की सर्च कर रहे हो, और बेकार के सर्च के लिए ऑप्शन है फ्यूटाइल एंड फुलिश सर्च। फ्यूटाइल होता है निरर्थक, अनुपजाऊ। फ्यूटाइल होता है निरर्थक, अनुपजाऊ, और इसका अपोजिट होता है फर्टाइल, उपजाऊ। फर्टाइल उपजाऊ और फ्यूटाइल अनुपजाऊ। सीखो इन चीजों को बेटा। यस एकता, ओके अमित सिंह जी, फास्ट लो, अभी लो। हाँ जी बच्चों, तो हमारा आंसर हो गया फ्यूटाइल एंड फुलिश सर्च। इमरजेंसी आप समझते होंगे, पीजीआई की इमरजेंसी, इंटरेस्ट होता है किसी चीज में, चाव, और कॉन्शियसनेस सतर्कता को कहते हैं। तो हमारा सही आंसर था फ्यूटाइल एंड फुलिश। ये लो जी अगला क्वेश्चन, फटाफट करते हैं। द गुड आर ऑफन डैश विद देयर बोन्स। आप ध्यान से देख लो, इंटर्ड आएगा। क्यों आएगा मैम इंटर्ड? क्योंकि इंटर्ड का मतलब दफना देना होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम दफनाने का मतलब तो बरी भी होता है, दफनाने का मतलब तो बरी भी होता है, और वो अगला ऑप्शन भी है, फिर भी आप बी क्यों ले रहे हो? तो ध्यान से देख लो, आपके सेंटेंस में पहले से आर लगा हुआ है, और अगर आपने मेरे वॉइस के टॉपिक को अटेंड कर रखा है तो सीधा सिखाती हूँ, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और कुछ आ ही नहीं सकता। इज एम आर के साथ पैसिव वॉइस में क्या आता है? थर्ड फॉर्म आता है। तो बरी का फर्स्ट फॉर्म था इसलिए नहीं ले रही हूँ, बरीड होता तो ले लेती। तो यहाँ पे आंसर है इंटर्ड। एग्जम्प्ट का मतलब क्या होता है मैम? दफन की गई लाश को कब्र से बाहर निकालना, ऑटोप्सी के लिए। मतलब किसी का मर्डर किया, उसको दफना दिया, बाद में पुलिस केस हुआ तो उसकी लाश मिली, जमीन खोदी, लाश निकाली, उसके मौत का कारण पता लगाने के लिए जमीन कब्र में से लाश निकाली, उसे कहते हैं एग्जम्प्ट। ठीक है, कब्र में से लाश को बाहर निकालना एग्जम्प्ट। लेकिन वो कह रहा है कि अच्छे लोगों की अच्छाई उनकी हड्डियों के साथ दफन हो जाती है। अच्छे लोगों की अच्छाई उनकी हड्डियों के साथ ही दफन हो जाती है। तो दफन होने की इंग्लिश है जी इंटर्ड और बरी, पर मुझे यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए इसलिए इंटर्ड आंसर है। कवर का मतलब तो ढकना होता है, तो गलत गलत गलत। सही आंसर था बी। जल्दी लिखो, डन डना डन डन, आगे बढ़ूंगी जी। धर्म रक्षक जी पढ़ लिया मैंने, शुक्रिया। प्रीवियस पेपर हरियाणा पुलिस के सारे करा चुकी हूँ रॉयल एंटरटेनमेंट जी। A to Z हरियाणा पुलिस का हर पेपर प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में है, या फिर वेटिकन इंस्टीट्यूट पे सीधा सिर्फ पुलिस की है। हाँ ये बात मैं बताऊं सभी को, सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई चाहता मैम सिर्फ पुलिस के पेपर चाहिए एक साथ, तो वेटिकन चैनल पे सारी क्लासेस को एडिट करके कंपाइल करके 3 घंटे की एक वीडियो डाली हुई है, वो देख लो वेटिकन चैनल पे। नहीं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में सब क्लास अवेलेबल हैं, जहां मन करे देख लो। पुलिस के सारे पेपर सॉल्व करा चुकी हूं। नेक्स्ट, रोंगली स्पेल्ट बताना है। रोंगली स्पेल्ट, वाओ, बड़ी ही खुशी की बात है, आपका दिल टूटने वाला है क्योंकि हमारे टाइपिस्ट ने कमाल कर दिया है। चारों स्पेलिंग ठीक है।
मेरे सामने जो चार स्पेलिंग दी गई है, कई बार ना मैं चेक ही नहीं कर पाती हूँ, टाइपिंग एरर्स, वही आज मेरे साथ हो रहा है फिर से। चारों स्पेलिंग ठीक हैं जो आपके सामने है। कैलकुलेट का मतलब समझते होंगे, गुणा भाग करना। आर्टिक्यूलेट का मतलब होता है स्टेज पे बहुत अच्छा बोलने वाला, कुशल वक्ता, जो बहुत अच्छी स्पीच देना जानता है, बहुत बढ़िया बोलना जानता है, उसे आर्टिक्यूलेट कहते हैं। गेस्टिक्यूलेट शब्द आता है, जेस्चर से बना है, जेस्चर से। जेस्चर का मतलब इशारा करना, तो वही जेस्टिकुलेट का मतलब इशारे से बुलाना, किसी को इशारा करना, ये है। वैक्सीलेट संदेह करने के लिए आता है। तो हमारी चारों स्पेलिंग सही है जो मेरे सामने आई है। लगता है कंप्यूटर से ना ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया है, कंप्यूटर से ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया है। जोनी बेटा इसके लिए तो इंक्वायरी नंबर पे कॉल नहीं कर ले बेटा, यहाँ पे अगर मैं इंक्वायरी वाली बात करूंगी तो बेचारे जो बाकी है ना मुझे गालियां दे दे के मार डालेंगे, बददुआएं इतनी दे देंगे कि मेरी एक किडनी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों की बददुआएं से बड़ा डर लगता है, सच्ची बता रही हूँ। तो बच्चे लोग का बुरा मेरे से होएगा नहीं, तो अगर मैं करने लग गई ना आपकी इंक्वायरी यहाँ पे हैंडल, तो 80 लोग ऐसी गालियां देंगे मेरा किडनी फेल हो जाना है यहीं खड़े खड़े। फिर बोलेंगे कक्षा पढ़ाते पढ़ाते नेहा मैम की हुई डेथ है। तो यहाँ चारों स्पेलिंग ठीक है, फिर से मीनिंग बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो। कैलकुलेट, पेपर में जाने से पहले कैलकुलेशन कर लेना, पास हो गए के फेल। वैक्सीलेट, अपने ऊपर संदेह मत करना है एग्जाम में जाने से पहले, तो संदेह करना होता है वैक्सीलेट। आर्टिकुलेट, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना है एग्जाम के अंदर, दैट इज आर्टिकुलेट। और गेस्टिकुलेट, इशारा मत करना किसी की तरफ, नहीं तो आपका केस बंध जाएगा। जेस्टिकुलेट होता है बेटा किसी की तरफ इशारा करना। तो चारों मीनिंग समझा दिए हैं, बता दिया। आभा राम जी, संदेह करना, महिला मीटर और पुरुष मीटर को घंघोर सिंगल बालक की। चलिए महिला मित्र और पुरुष मित्र से बाहर निकलो। यहाँ रोंगली स्पेल्ड तो बड़ा मजेदार है, देखो कितना आसान आ जाता है ना। कभी कभी बच्चे कहते हैं अंग्रेजी मुश्किल है, मैं कह रही हूँ सबसे आसान तो इंग्लिश है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिखा दिए, कितने ईजी हैं, कितने ईजी हैं। और जब 9:45 से 10:30 वेटिकन चैनल पे पढ़ाती हूँ तो वहां पे ग्रामर का भी प्रीवियस ईयर मैंने आपको दिखाया है। आज से वोकैब शुरू कर रही हूँ वेटिकन चैनल पे 9:45 से 10:30। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स अदर देन दिस जो इस क्लास में करा चुकी हूँ, इसके अलावा वोकैब वहां पे कराऊंगी, यानी नई वोकैबलरी होगी। ईडीएम का सेक्शन आज शुरू करूंगी, बिल्कुल नई फाइल शुरू करूंगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बातें कर करके याद करा दूंगी। ठीक है, बातें करते करते इंग्लिश आती है, सुनने से आती होती तो बचपन से सुन रहे हो आ जाती। ठीक है, तो डिस्कशन से इंग्लिश ज्यादा आती है। चलिए, स्किलफुल का मतलब समझते होंगे, स्किल्ड आदमी जिसके अंदर योग्यताएं हैं। केयरफुल चौकन्ना और ब्यूटीफुल खूबसूरत। तो ये था अनमाइंडफुल, जिसका एल गायब है, मूर्ख को कहते हैं, बेदिमाग। बेदिमाग मूर्ख को कहते हैं।